नमस्कार, मैं हूं रितु सिंह और आप देख रहे हैं बंसल न्यूज की खास पेशकश लक्ष्य। अगर आप भी अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम आपके बहुत काम का है, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट्स करेंगे आपका मार्गदर्शन और बनेंगे लक्ष्य हासिल करने में मददगार। तो हमारे इस खास प्रोग्राम लक्ष्य में हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं और स्टूडेंट्स के मन में करियर को लेकर चल रहे तमाम सवालों के जवाब देते हैं। तो चलिए आज के कार्यक्रम के खास मेहमानों से भी आपका परिचय करवाते हैं। आज हमारे कार्यक्रम लक्ष्य में ग्वालियर से हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर बालिंदु चांदिल, जो फिजिक्स यूनिवर्स के डायरेक्टर हैं, और साथ ही मौजूद हैं हुमैरा खान, जो फिजिक्स यूनिवर्स की स्टूडेंट हैं। आप दोनों का ही लक्ष्य में बहुत स्वागत है। सर बालिंदु जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। आप एक शिक्षक हैं और सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपकी कोचिंग संस्था के बारे में। कितने सालों से आपकी कोचिंग संस्था संचालित हो रही है और क्या कुछ आपका उद्देश्य है, किस तरह से छात्रों का मार्गदर्शन आप करते हैं? जी मैम, मैं ग्वालियर में 12 वर्षों से टीचिंग की फील्ड में हूँ और ग्वालियर के विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रिपरेशन कराने में उनकी हेल्प कर रहा हूँ और उनको सही मार्गदर्शन देकर उनके मंजिल तक पहुँचाने का सतत प्रयास कर रहा हूँ। इंजीनियरिंग और मेडिकल की फील्ड 11th से तैयारी स्टार्ट कराते हैं हम लोग। 11th 12th दोनों तैयारी कराते हैं और ग्वालियर में 12 वर्ष से पहले मैं कोटा, दिल्ली, जयपुर अलग इंडिया लेवल ब्रांडेड इंस्टीट्यूट में जहाँ पढ़ा चुका हूँ और उनका अनुभव, अलग अलग प्लेटफॉर्म का अनुभव बच्चों को, ग्वालियर के बच्चों को मैं देने में सहायक हूँ। जी बिल्कुल सर, जिस तरह से आपने बताया कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए और बच्चों को, अलग अलग बच्चों को आप शिक्षा प्रदान करते हैं। 11th 12th से ही बेस तैयार होने लगता है, लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे कि कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ साथ क्या आप स्कूल के बच्चों को भी कोचिंग देते हैं? मैम, 10th क्लास के बाद जो स्टूडेंट स्टार्ट करता है जी, क्योंकि आज की डेट में कॉम्पिटिशन्स करने के लिए इंजीनियरिंग हो चाहे मेडिकल हो, वो 11 से ही कोचिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो हम उन विद्यार्थियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं जो नीट और जेई की प्रिपरेशंस कर रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल, यानी कि प्रिपरेशन कर रहे विद्यार्थियों जिसमें स्कूल्स के स्टूडेंट्स रहते हैं जो 11 क्लास से ज्वाइन करते हैं हम लोगों को, और उसके अलावा फाउंडेशन कोर्सेज में भी हम हेल्प करते हैं बच्चों को जो बिल्कुल 9 से शुरू हो जाता है। जी बिल्कुल। हुमैरा, मैं आपके पास आना चाहूँगी। कोचिंग आपको एग्ज़ाम में कैसे मदद करती है, आपकी क्या कुछ तैयारियां रहती हैं, और अपने बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए कि आप किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं और कैसे पूरी पढ़ाई करती हैं। पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि मुझे प्लेटफॉर्म मिला और फिज़िक्स यूनिवर्स की तरफ से हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। सबसे मेन जो स्टूडेंट्स के लिए होता है वो होता है डाउट क्लियर करना। जी, यहाँ पे चांडिल सर और हमारे जितने भी फैकल्टीज़ हैं वो अपना 100% देते हैं कि हमारे डाउट अच्छे से क्लियर कर सकें, विच इज़ वेरी कमेंडेबल। एंड मैं अभी 12th क्लास में हूँ और मेरे पास PCM सब्जेक्ट है। मैं IIT एडवांस की तैयारी कर रही हूँ और चांडिल सर की गाइडेंस में मैं IIT एडवांस क्लियर करना चाहती हूँ। जी बिल्कुल। सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, कोचिंग संस्था के बारे में आप हमें बता रहे थे, कितने सालों से ग्वालियर में आप छात्रों का मार्गदर्शन कर रहे हैं और इस दौरान किस तरह के बदलाव आपने देखे? क्योंकि देखिए, कोविड का समय भी निकला जब ऑनलाइन क्लासेस भी कंडक्ट की गई, लेकिन आपने इस दौरान क्या कुछ बदलाव देखे और आपके क्या कुछ कह सकते हैं कि बच्चों को मार्गदर्शन देने के लिए आपकी क्या कुछ प्लानिंग रहती है? मैम, इन 12 वर्षों के अंदर ग्वालियर में अभी कोविड के ड्यूरेशन में जो चीज़ आई वो थोड़ा सा नई थी, और जहाँ पर हम बच्चों को टेक्निकल एजुकेशंस के लिए सपोर्ट भी करने लगे जी, क्योंकि जैसे ऑफलाइन क्लासेस चलती थी, लेकिन ड्यूरिंग द कोविड जब हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आए तो डेफिनेटली कुछ चीज़ ऐसी थी जहाँ पर हम बच्चे से टोटल डिस्कनेक्ट हो गए। अब डिस्कनेक्ट होने के बाद जब हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की तो उसमें बच्चों को कई तरीके से जोड़ने की कोशिश की। कई ऐसे सोर्सेस, प्लेटफॉर्म ऐसे थे जहाँ पर हम रेगुलर टच में बने रहे। एप्लीकेशंस हमारा खुद का है और उस एप्लीकेशन में हम बच्चों को क्लासेस देते हैं जी, और इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ वगैरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कोचिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है जो हम लाइव लेने लगे।
जी। जो कि पहले ऐसा नहीं होता था कोविड से पहले। बट कोविड के बाद हम इन सब चीज़ों पर फोकस करने लगे, और ऐसा नहीं कि कोविड चला गया तो बंद हो गया है। अब वो सारी चीज़ हमारे ऑफलाइन क्लासेस में एडअप हो गई है। जी। मतलब बच्चे को वो जो क्लासेस हैं, जो रेगुलर हो जाती क्लास में, उसके बाद बुझी थी वो क्लासेस को 1 साल तक कभी भी देख सकता है ड्यूरिंग द सेशन। अगर उसे पढ़ाई के बीच में कोई भी कंफ्यूजन होता है तो वो डेफिनेटली उस क्लास को दोबारा देखकर वापस से अपने कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर सकता है। तो तो सर इस क्या तरीके से हम जी। डिफरेंट तरीके से बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन देने की कोशिश करते हैं। जी जी बिल्कुल सर, तो क्या हम कह सकते हैं कि ग्वालियर के अलावा अन्य शहरों के बच्चे भी आपसे मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड की जा रही हैं और ऐसे में और भी बच्चों को हेल्प मिलती होगी कि वो बाहर रहकर भी पढ़ाई कर सकते जी हैं, आपकी डेफिनेटली। संस्था से जुड़ सकते हैं। जी जी मैम, दूर दूर तक के स्टूडेंट्स मेरे से जुड़े हुए जी। हैं। इवन दिल्ली, उत्तराखंड और पूरा मध्य प्रदेश में तो कई जगह के स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन डायरेक्ट कनेक्ट हैं। तो कई स्टेट के बच्चे कनेक्ट रहते हैं। जो स्टूडेंट हमसे पढ़ते हैं वही अपने रिलेटिव्स के कॉन्टैक्ट्स वालों को हमारे नंबर शेयर करते हैं, और उनके थ्रू हम लोगों पर एडमिशन्स मिलते हैं। जी। और वो बच्चे हमसे जुड़े रहते हैं, साल भर प्रिपरेशन भी करते हैं, अच्छा रिजल्ट भी देते हैं। जी बिल्कुल। हमने लास्ट ईयर एक जयपुर से ऐसा एक स्टूडेंट भी था जो ऑनलाइन पढ़कर साल भर सेलेक्ट हुआ, नीट में सेलेक्ट हुआ। जी बेहद अच्छी बात है कि ऑनलाइन पढ़कर भी बच्चे सफलता हासिल कर रहे हैं। हुमैरा, मैं आपके पास आना चाहूँगी, आपसे जानना चाहेंगे कि कितने साल हो चुके हैं आपको फिजिक्स यूनिवर्स से जुड़े हुए, और इस संस्था में मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए कितने साल हो चुके हैं, और आपकी पढ़ाई के बारे में भी बताइए। मुझे अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मैंने इसी साल ज्वाइन किया है फिज़िक्स यूनिवर्स, और मैं काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ अपना फ़िज़िक्स में, क्योंकि इस फिज़िक्स यूनिवर्स ज्वाइन करने से पहले मेरी फ़िज़िक्स बिल्कुल अच्छी नहीं थी, लेकिन चांदल सर की गाइडेंस में मेरी फ़िज़िक्स बहुत स्मूथ हो गई है। जैसे कि हम जानते हैं कि फ़िज़िक्स इतना इजी सब्जेक्ट नहीं है, न्यूमेरिकल्स बहुत बड़ा प्ले रोल करते हैं हमारे सारे सब्जेक्ट्स के आगे। जी। तो मैं काफ़ी अच्छा फील करती हूँ फिज़िक्स यूनिवर्स ज्वाइन करने के बाद फिज़िक्स में। यानी कि बिल्कुल आपको लाभ भी मिल रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि देखिए बंसल समूह का भी यही नारा है कि सब पढ़ें सब बढ़ें। टेक्निकल एजुकेशन की अगर हम बात करें तो टेक्निकल एजुकेशन में बंसल समूह की किन नीतियों को आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? बंसल ग्रुप मैम, जितना मेरी नॉलेज में है कि वो अपने आप में एक पुराना ग्रुप है, मध्य प्रदेश का नाम भी है, और मतलब वो कंस्ट्रक्शंस कंपनी से स्टार्ट होता है, और जहाँ तक मेरी नॉलेज कहती है कि सन 1985 का फाउंडेशन है मेरे ख्याल से बंसल कंस्ट्रक्शन कंपनी। और आज की डेट में एजुकेशन में, फूड में, कई ऐसी फील्ड हैं जहाँ पर वो काम कर रहा है और टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है। आज आप देख रहे हैं कि बंसल न्यूज़ अपने आप में है, एक ब्रांड भी है मध्य प्रदेश में नामी है। और कॉलेज की बात करें तो कॉलेज तो अपने आप में बंसल कॉलेज इंदौर का एक नामी कॉलेज है। इनके डायरेक्टर प्रोफेसर चौहान मेरे से क्लोज परिचित भी हैं जी। तो मैं मानता हूँ कि टेक्निकल का बहुत बड़ा रोल है। और जब से कोविड आया है तो टेक्निकल का यूज़ तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हर फील्ड में बढ़ गया, एजुकेशन के अलावा सब जगह। जी जी बिल्कुल। हुमैरा, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि देखिए टेक्निकल एजुकेशन पर हमने सर से भी जाना, लेकिन टेक्निकल एजुकेशन की इम्पोर्टेंस आप कितनी मानती है और क्या कुछ बदलाव आज के समय में होने चाहिए? टेक्निकल देखा जाए तो काफ़ी यूज़फुल है स्टूडेंट्स के लिए। जैसे कि कोविड से पहले हमें जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे, और अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो ऑनलाइन क्लास वगैरह इतनी प्रोवाइड नहीं हो पाती थी। लेकिन कोविड के बाद जो टेक्निकल चीज़ें बढ़ी हैं उससे हमें स्टूडेंट्स को काफ़ी हेल्प मिली है, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, काफ़ी हेल्प मिली है, लेकिन हुमैरा एक चीज़ और भी मैं पूछना चाहूँगी आपसे, क्योंकि देखिए डिस्ट्रैक्शन भी काफ़ी होता है, पढ़ाई का समय चल रहा है, आपके एग्ज़ाम्स भी करीब है, स्पेशल तैयारियाँ भी आप करते हैं, कोचिंग लेते हैं, इसके साथ ही अपनी क्लासेस के भी सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तीनों सब्जेक्ट्स भी आपको फॉलो करने हैं, हिंदी इंग्लिश पर भी आपको फोकस करना है। ऐसे में टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है, कैसे अपना टाइम मैनेज करती हैं? मेरे हिसाब से सबसे मेन चीज़ तो टाइम मैनेजमेंट ही है। तो मैं सोने से पहले अगले दिन का शेड्यूल बना लेती हूँ कि मुझे एक दिन में कितनी चीज़ें कवर करनी है, और उसी हिसाब से मैं चलती हूँ। जैसे कि हम कहते हैं कि टाइम टेबल बना लिया और हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, बट मेरे हिसाब से टाइम टेबल हम बनाएं तो उसको फॉलो करें। कि हमने अगर 3 से 4 घंटे पढ़ाई की है तो हम 1 घंटा अपने एक्टिविटीज़ को दे सकते हैं,
जिससे हमारा माइंड भी फ्रेश रहेगा और हमारी स्टडीज़ भी अच्छे से होती रहेंगी। और डिस्ट्रैक्शन तो काफ़ी है, जैसे कि सोशल मीडिया, लेकिन हम फ़ोन में ट्राई कर सकते हैं कि हम वो चीज़ें देखें जो हमें डिस्ट्रैक्ट ना करें हमारी पढ़ाई से रिलेटेड। जी, यानी अगर हम सोशल मीडिया का यूज़ कर भी रहे हैं, फ़ोन का यूज़ कर भी रहे हैं, तो कोशिश करें कि हम अपने पढ़ाई की यूज़ वाली चीज़ें देखें ताकि डिस्ट्रैक्शन भी ना हो। सर, आपसे मैं समझना चाहूँगी, क्योंकि आज के टाइम में टाइम मैनेजमेंट की क्या महत्वता है? बच्चों के पास प्रेशर भी होता है कि उन एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स भी स्कोर करने हैं। इसके साथ ही सारी चीज़ें देखकर भी चलना, अपने स्कूल की पढ़ाई करनी है, अगर आप कोचिंग कर रहे हैं, विशेष तैयारियाँ कर रहे हैं, तो वो चीज़ें भी लेकर चलना है। ऐसे में टाइम मैनेजमेंट के लिए आप बच्चों को क्या सीख देते हैं? मैम, बच्चे का जो सिलेबस है जी। वो एग्ज़ाम से पहले एक लिमिटेड समय तक ख़त्म हो जाना चाहिए। जैसे एग्ज़ाम होने वाले हैं तो उसके ठीक 2 महीने पहले तो कम से कम बच्चे का सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। ज़्यादातर कोचिंग एग्ज़ाम से जस्ट पहले ही सिलेबस ख़त्म कराते हैं, तो वो साल भर का पढ़ा हुआ वो रिवाइज नहीं कर पाता। हम लोग अपने इंस्टीट्यूट में सिलेबस को सबसे पहले ख़त्म कराते हैं, उसके बाद रिवीजन कराते हैं, टेस्ट सीरीज कराते हैं, और एक ही चैप्टर के कई बार टेस्ट हो जाते हैं, जिससे उसकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है और उसका डर ख़त्म हो जाता है। जो प्रेशर आता है वो तब आता है जब आपके पास मैनेजमेंट की कमी होती है। बच्चे का अगर एक टॉपिक कई बार रिवाइज है, एक चैप्टर के उसने कई बार रिवीजन दिए हैं, टेस्ट दिए हुए हैं, तो निश्चित रूप से उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। और जब सब्जेक्ट वाइज, नॉलेज वाइज अगर बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, तो निश्चित रूप से बच्चा कभी भी डरता नहीं है और पेपर टाइम पर उसे प्रॉपर मैनेजमेंट होता है। मतलब किसी भी पेपर की तैयारी करने के लिए उसका रिवीजन 2 to 3 टाइम्स मिनिमम होना चाहिए। कोचिंग में इसलिए सिलेबस सबसे पहले ख़त्म होना चाहिए, उसके बाद रिवीजन बच्चे को कम से कम 2 से 3 बार करना चाहिए। और जब बच्चे का कॉन्फिडेंस होगा सब्जेक्ट पर, तो डेफिनेट रिजल्ट अच्छा जाएगा और एग्ज़ाम भी अच्छा। जी, बिल्कुल सही बात आपने कही कि समय पर सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए, ताकि बच्चों के पास भी पर्याप्त समय रहे कि वो घर पर रहकर भी अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो घर पर रहकर भी रिवीजन कर सकते हैं। हुमैरा, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं और ऐसे में ज़रूरी है कि पढ़ाई के साथ साथ अपनी एक्टिविटीज़ पर भी हम ध्यान दें ताकि पढ़ाई पर फोकस और ज़्यादा बढ़ सके। आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करती हैं? अपनी पढ़ाई और एक्टिविटीज़ के बीच में मैनेजमेंट कैसे करती हैं? मैं, जैसे कि मैंने कहा कि मैं अपना शेड्यूल बना लेती हूँ सोने से पहले कि मुझे कितना टाइम किस किस चीज़ों को देना है। तो मैं अगर 3 से 4 घंटे पढ़ रही हूँ तो मैं 1 घंटे अपने एक्टिविटीज़, अपनी हॉबीज़ के लिए देती हूँ, जिससे मेरा माइंड भी फ्रेश रहे और मेरी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी सही रहें। जी, बिल्कुल एक अच्छी बात आपने बताई कि अपने बिज़ी शेड्यूल के बीच में से कम थोड़ा सा वक्त अपनी एक्टिविटीज़ के लिए हम निकालें ताकि पढ़ाई पर फोकस बढ़ सके। सर, आपसे समझेंगे, क्योंकि इस समय देखिए स्टूडेंट्स पर उम्मीदों का, अपेक्षाओं का ज़बरदस्त दबाव रहता है। पेरेंट्स भी कहते हैं कि टॉप करना है, अच्छे मार्क्स लाने, एग्ज़ाम क्रैक करना है। ऐसे में स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप कैसे बच्चों को मार्गदर्शित करते हैं कि उन्हें स्ट्रेस भी ना हो, वो प्रेशराइज भी फील ना करें? मैम, एग्ज़ाम से पहले हम बच्चे का खुद टाइम टेबल बनवाते हैं जी। और उसे पूरी हेल्प करते हैं कि ये टॉपिक, ये सब्जेक्ट कितने समय में आपको फिनिश करना है। एक दिन में इतने आवर्स हैं, आराम से पूरी नींद लेनी चाहिए। हम बच्चों को सजेस्ट करते हैं कि मिनिमम 7 आवर्स to 8 आवर्स उसे स्लीपिंग टाइम देना चाहिए। अगर अच्छी नींद होगी तो कंसंट्रेशन पढ़ाई के प्रति अच्छा होगा, और अच्छी पढ़ाई 7 घंटे 8 घंटे बहुत होती है। इसके अलावा बच्चा पढ़ाई के अलावा भी इंजॉय कर सकता है। ऐसा नहीं कि पूरे दिन 15-16 घंटे कोई भी नहीं पढ़ सकता। कई बार हम कहते हैं 15 घंटे 16 घंटे बच्चा पढ़ा था, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि बच्चा 15-16 घंटे पढ़ के एक अच्छा आउटपुट दे पाए। अच्छा आउटपुट देने के लिए अच्छी नींद होना चाहिए, एक अच्छा मेंटल स्टेटस होना चाहिए, दिमाग में चीज़ें क्लियर होनी चाहिए और उसे रिलैक्स फीलिंग आनी चाहिए। क्योंकि सब्जेक्ट पढ़ने के लिए हड़बड़ाहट और घबराहट की ज़रूरत नहीं, एक रिलैक्स होने की आवश्यकता होती है। तो हम बच्चे को प्रॉपर गाइड करते हैं कि कैसे कैसे टाइम मैनेजमेंट सब्जेक्ट के साथ बनाना चाहिए। अगर एक सब्जेक्ट पढ़ा है तो उसके बीच में कुछ समय ऐसा होना चाहिए जहाँ पर वो एंजॉय कर सके। हो सकता है वो म्यूजिक सुने, हो सकता है टीवी देखे, हो सकता है उसका मोबाइल में इंटरेस्ट है तो 10-15-20 मिनट, आधा घंटे गेम्स भी खेल सकता है जी। अगर वो अच्छी पढ़ाई 7 से 8 घंटे करता है तो डजंट मैटर कि वो उसके अलावा क्या करता है। अगर उसका पढ़ाई में 8 घंटे कंसंट्रेशन है तो अदर एक्टिविटीज़ भी उसे करनी चाहिए। इवन फिजिकल एक्टिविटी तो कम से कम आधा से 1 घंटे डेली उसे करनी ही चाहिए।
हम बच्चे को सजेस्ट करते हैं कि वो मेडिटेशन की तरफ जाए, मॉर्निंग में आधा घंटे 15 मिनट जितना भी टाइम दे सकता है वो मेडिटेशन करे, जो कि उसकी कंसंट्रेशन को बिल्डअप करेगा, बढ़ाएगा, और इसके अलावा भी बहुत सारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप कराएगा सब्जेक्ट के प्रति। तो हम कोशिश करते हैं बच्चे के कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कराएं। बिल्कुल, बेहद ज़रूरी है कि बच्चे का कॉन्फिडेंस भी रहे, बच्चों में कॉन्फिडेंस भी रहे कि हम एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे। और सर, लेकिन हम सोशल मीडिया को लेकर भी थोड़ा सा जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए कोविड का वो समय था जब बच्चों ने पूरी तरह से पढ़ाई ऑनलाइन की, चाहे वो क्लासेस कोचिंग की हो या फिर स्कूल की, यहाँ तक कि बच्चों ने एग्ज़ाम्स भी मोबाइल के थ्रू दिए। और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि बच्चे मोबाइल थोड़ा ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं। आप किस तरह से हमारे दर्शकों को समझाना चाहेंगे कि सोशल मीडिया कितना बड़ा डिस्ट्रैक्शन है? डिस्ट्रैक्शन भी है मैम और बेनिफिट भी है। ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया से नुकसान है जी। कई बार बच्चों को कुछ चीज़ें सीखने की भी मिलती हैं। सारी चीज़, अच्छी चीज़ भी सोशल मीडिया पे डली है, ख़राब चीज़ भी डली है, डिपेंड करता है कि अपन उसे। बात रही समझाने की पेरेंट्स को, तो पेरेंट्स को अटेंशन भी देना चाहिए अपने बच्चे के प्रति कि वो कैसे सोशल मीडिया को यूज़ कर रहा है। और हम लोग बच्चों को खुद बताते हैं कि आज की डेट में 15 से 17 साल तक, 18 साल तक का बच्चा इतना समझदार हो जाता है कि उसे खुद को ये पता चलता है कि मैं गलत क्या कर रहा हूँ, सही क्या कर रहा हूँ, और मुझे कैसा करने से क्या नुकसान होगा, ये सब जानता है। वो इतना समझदार हो जाता है जी, तैयारी करने वाला बच्चा। बिल्कुल। हुमैरा, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि आप क्या समझती हैं, सोशल मीडिया के देखिए कई बेनिफिट तो हैं ही, हमें कई नई जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, समय पर जानकारियाँ भी मिल जाती हैं, पढ़ाई में भी कई बार हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं, लेकिन डिस्ट्रैक्शन कितना होता है और आप अपने लक्ष्य को कैसे निर्धारित करती हैं? सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्शन तो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारे आजकल इंस्टाग्राम, फेसबुक ये स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग गए हैं। लेकिन अगर हम वो भी यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हम अपनी पढ़ाई से रिलेटेड बहुत चीज़ें देख सकते हैं। और मैंने जैसे कि आपको कहा कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, तो मैं अपने लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए अपने टाइम को मैनेज करके चलती हूँ। हर चीज़ का पर्टिकुलर टाइम है कि मुझे इस टाइम पे ये करना है, इतने चैप्टर इतने दिन में कवर करना है। यानी कि पहले से पूरा टाइम टेबल डिसाइड करके अपने गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं। सर, एग्जाम्स अगर हम टारगेट पूरा डिसाइड कर लेंगे तो जी। कभी कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं मैम। बिल्कुल, बेहद ज़रूरी भी है। सर, एग्ज़ाम्स करीब हैं, ऐसे में बच्चों के पास डबल प्रेशर है। एक तो अगर वो जो किसी स्पेशल एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं वो भी है, साथ ही साथ स्कूल के जो मार्क्स हैं, उनकी क्लासेस की जो बात करें हम, तो उनमें भी उन्हें अच्छा स्कोर करना है। ऐसे में बच्चों को आप क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे कि वो कैसे तैयारी कर सकते हैं? अब समय क्योंकि बहुत कम बचा है, और इस समय का सदुपयोग कैसे करना है? डेफिनेटली पहली चीज़ तो बच्चे को, अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो उसने आज तक नहीं पढ़ा, तो पहले तो उसे रोक के रखे। जी। जितना उसने पढ़ा है, अगर उसने 80% 90% पढ़ा है तो उस 90% को बहुत स्ट्रॉन्ग करे, और 90% की इतनी अच्छी प्रैक्टिस करे कि उसमें वास्तव में 90% ही आ जाए। फिर बचा हुआ 10% 20% जो भी उसने नहीं किया है उसे ओवरव्यू देख ले, जितना संभव हो उतना देख पाए। लेकिन बच्चा जितना नहीं किया होता उसको पहले सोचता है कि ये मैंने नहीं किया, इसकी वजह से मेरी पढ़ाई अधूरी है। उसे उस पर पहले फोकस करना चाहिए जो वो कर चुका है। जो कर चुका है उसमें स्ट्रांग बन जाए, जिसमें कहीं से भी मार्क्स गिरने की गुंजाइश ना हो। और एग्ज़ाम जैसी फीलिंग आने के लिए हमें प्रीवियस 10 ईयर तक के पेपर सॉल्व करने चाहिए, चाहे वो बोर्ड के बच्चे हों, चाहे जेई वाले बच्चे हों, चाहे नीट वाले बच्चे हों। उन्हें लास्ट 10 ईयर तक का कम से कम ये एक्सपीरियंस होना चाहिए कि पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। आपको सोचिए कि 10 साल से जो पेपर हो रहे हैं और इस साल जो होने वाला है, तो कुछ तो ट्रेंड मैच करेगा, कुछ आइडिया आपको भी लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन 2023 में आएंगे। तो इस तरीके से प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, जिन्हें कहते हैं PYQs, उन्हें जरूर बच्चों को सॉल्व करना चाहिए। और पूरी पढ़ाई लिखकर करनी चाहिए जी। हवा में करनी नहीं चाहिए, क्योंकि जनरली आज तक देखा जाता है बच्चे नोट्स को पलटते हैं। पलटने से सब्जेक्ट नहीं, लिखने की प्रैक्टिस करने से सब्जेक्ट आता है। बिना देख के लिखने की बच्चे को प्रैक्टिस होनी चाहिए, तब वो अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर पाता है।
जी, बिल्कुल लिखकर पढ़ाई करें। और साथ ही हुमैरा, मैं आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि एग्ज़ाम्स देखिए करीब, और एग्ज़ाम्स के पहले किस तरह से तैयारी करनी है। हालाँकि साल भर की पढ़ाई होती है, साल भर की मेहनत होती है, लेकिन इस समय का यूथ, जैसे कि सर ने भी बच्चों को बताया, आप क्या कहना चाहिए उन तमाम दर्शकों को जो हमें इस वक्त देख रहे हैं कि वो कैसे तैयारी करें और अब फोकस कैसे करें? मेन चीज़ तो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज़ मस्ट। और हार्ड वर्क करना चाहिए हमें कि हमारा सिलेबस तो 2 महीने पहले ही ख़त्म हो गया था, उसके बाद हमने सिर्फ प्रैक्टिस की है, PYQs लगाए जैसे कि सर ने कहा। तो आप जितना हो सके उतना PYQs लगाइए, क्योंकि जितना भी पेपर हमारा आता है वो PYQs से रिलेटेड ही आता है और काफ़ी हेल्प करते हैं हमारे PYQs। जी, बिल्कुल। सर, मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी। तमाम दर्शक हमें देख रहे हैं, इनमें कुछ पेरेंट्स भी होंगे जो अपने बच्चों के लिए लगातार मेहनत करते हैं। बच्चों की भी मेहनत रहती है, पूरी पढ़ाई करते हैं, लेकिन पेरेंट्स भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे को सफलता मिले। ऐसे में पेरेंट्स को क्या सीख आप देखना चाहेंगे? वो अपने बच्चों के लिए कैसे टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं? मैं पेरेंट्स से ये कहना चाहूँगा कि अगर आपका बच्चा मेहनत कर रहा है, टाइम का पूरी तरह यूज़ कर रहा है, तो उसे रिजल्ट के लिए प्रेशर ना बनाएं। जी। क्योंकि कई बार ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर भी बच्चे को नुकसान देता है, वो डिप्रेशन की तरफ भी चला जाता है। अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है, मेहनत कर रहा है और रिज़ल्ट नहीं आ रहा, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कहीं ना कहीं उसका रिज़ल्ट आएगा ही आएगा। जी। ज़रूरी नहीं है कि वो कोचिंग में अच्छा नहीं कर रहा तो एक दिन एग्ज़ाम में अच्छा नहीं करेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता। कई बच्चे एक एग्ज़ाम को अच्छा नहीं करते, दूसरे में बहुत अच्छा करते हैं, तीसरे में और अलग करते हैं। तो जी। कभी भी ये घबराने की टेंशन नहीं उन पेरेंट्स को कि उनके बच्चे का अगर रिज़ल्ट कोचिंग में अच्छा नहीं आ रहा। हाँ, टेंशन तब लेनी चाहिए जब बच्चा पढ़ नहीं रहा, तो उसे मोटिवेट करना चाहिए। अगर बच्चा मोटिवेट नहीं होता तो उससे जिस टीचर की वो बात मानता है वहाँ पर जाकर उस बच्चे को के साथ डिस्कस करना चाहिए कि ये कैसे पढ़े। उसके जो टीचर्स हैं उनसे डिस्कस करना चाहिए, तो डेफिनेटली बच्चे में चेंज आएगा। बिल्कुल, बेहद ज़रूरी है कि हम अपनी साल भर की मेहनत को भी ध्यान में रखें और एग्ज़ाम्स करीब हैं, और ऐसे में भी पूरी फोकस होकर पढ़ाई करें ताकि सफलता ज़रूर मिले। तो ये हमारे साथ जुड़े थे ग्वालियर से फिजिक्स यूनिवर्स के डायरेक्टर बालेंदु चांदिल जी, साथ ही साथ स्टूडेंट हुमैरा खान हमारे साथ जुड़ी। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस प्रोग्राम में हमारे साथ भाग लेने के लिए। तो लक्ष्य में आज हमने सर से भी जाना कि किस तरह से बच्चे अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सकते हैं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहिए बंसल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।